नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगर आप किसान हैं तो खेती किसानी से जुड़ी हुई दिक्कतें, परेशानियां इस नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। मैसेज के जरिए फ़ोटो अपने खेतों का खींचकर या वीडियो बनाकर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी शिकायतें हम यहाँ दिखाएंगे। और जो ट्रेड करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कमोडिटी मार्केट में, उनके लिए भी यही नंबर है। वो अपना नाम ज़रूर भेजें, अपने शहर का नाम ज़रूर भेजें और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ से और तेजस शेगरेकर है एंजल वन से, जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। और साथ ही हमारे साथ दीपक बलानी भी होंगे, डायरेक्टर जनरल है इस्मा के, और साथ ही देव गर्ग भी होंगे, वो IREF इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुरुआत आज गोल्ड से करते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि गोल्ड में अच्छी रिकवरी दिखी है। लग रहा था कि कुछ मुनाफा वसूली दिखेगी, इजराइल हमास सीज़फायर की वजह से कुछ प्रीमियम कम होंगे, लेकिन जो शुरुआती गिरावट आई थी अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। वापस से 1,23,000 के करीब पहुँच चुका है। तेजस जी बताइए, गोल्ड में अब क्या करें? तेजस जी, आपसे मेरा सवाल था, ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा और बताइए कि गोल्ड में क्या करना चाहिए। शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है। वापस से उनसे कनेक्ट करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो दोनों तरह के फंडामेंटल्स आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर फंडामेंटल्स गोल्ड के तेज़ी के पक्ष में हैं। एक सीज फायर की बात तो अलग है, उसके अलावा जो फैक्टर्स अगर आप देखें, जिसमें अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन अभी भी जारी है, दूसरे हफ्ते भी जारी है और अभी तक कोई वहाँ पर हल निकलकर सामने नहीं आ रहा है। दूसरी चिंता यहाँ पर लग रही है यूएस के डेट लेवल को। फिर एक और सपोर्टिव फैक्टर है यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरें अक्टूबर में भी घटेंगी और दिसंबर में भी घटने की संभावना है। तो ये सारे फैक्टर गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही जियोपॉलिटिकल रिस्क में अभी भी रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं खत्म हुई है। लेकिन आज जो मुनाफा वसूली है वो यहाँ पर इजराइल और हमास में जो सीज़फायर के बाद से ये मुनाफा वसूली दिखी थी, लेकिन वो भी गायब हुई, टिक नहीं पाई। हर गिरावट पे बायर्स यहाँ पे मौजूद है और यही हम देख रहे हैं। वापस से सोना MCX पर 1,23,300 के ऊपर आ चुका है। तेजस जी बताइए, गोल्ड में क्या करना चाहिए 1,23,300 रुपए के ऊपर? सर यस, गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। गुड इवनिंग यहाँ पर सर। देखिए प्राइजेस जो है जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ऊपरी लेवल पे प्राइजेस हायर हाई बनते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक बार के लिए बिकवाली आपको दिखती है तो यहाँ पे बाइंग की राय रहेगी। जैसे कि अभी दिवाली सेशन भी नज़दीकी है, यहाँ पे डिमांड जो है फिजिकल मार्केट में भी उसी तरीके से कायम है। तो यहाँ पे करीबन 1,23,000 की लेवल मिलती है तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 1,22,600 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1,23,600 से 800 से लेके 600 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। ओके। और चांदी में बताइए, चांदी की भी जो शुरुआती गिरावट थी वो ख़त्म हो गई है। अब वापस से 1,50,000 के बेहद करीब चांदी ट्रेड कर रही है। यहाँ से और कितनी तेज़ी आपको लग रही है? यस डेफिनेटली सर, यहाँ पे देखेंगे तो प्राइजेस जिस हिसाब से सस्टेन हो रही है तो यहाँ पे डॉलर टर्म में भी यहाँ पे करीब करीब आने वाले समय में हम लोग को दिख सकता है कि प्राइजेस जो है इसी तरह से सस्टेन होती रहेगी। तो यहाँ पे $50 को क्रॉस होते हुए हम लोग जल्दी ही देखेंगे। तो इन इंटरनेशनल लेवल के साथ में हम लोग जब डोमेस्टिक मार्केट में देखते हैं तो करीबन 1 लाख 1.5 लाख के आसपास मार्केट चल रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे कोई भी डीप मिलता है 1,49,400 के लेवल मिलती है तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 1,48,000 का 200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1,51,200 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। तो 1,51,200 के टारगेट के लिए चांदी भी खरीदारी की सलाह यहाँ पर आ रही है। चलिए अब अपने दर्शकों के सवालों को ले लेते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल भेज रहे हैं हमारे साथ। पहले दर्शक है निखिल हैं भागलपुर से।
कॉपर पर जाना चाहिए कि क्या करें। तेजस जी, कॉपर में आज जबरदस्त तेजी दिखी है। एक तो इंडोनेशिया में माइनिंग की तो जो दिक्कत हुई है ही, उसके अलावा चिली और पेरू से भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी माइनिंग में दिक्कतें हैं, सप्लाई साइड की इशू है और उस वजह से एमसीएक्स पर कॉपर ने नया हाई बनाया है। कॉमेक्स कॉपर भी 2 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पर है। बताइए, कॉपर में और तेजी बची है, 1015 के भी ऊपर जा चुका है भाव। यस सर, डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से 1 लाख मार्क, 1 लाख मार्क जहाँ पे गोल्ड का था और यहाँ पे सिल्वर जो था वो 1,20,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, वैसे यहाँ पे कॉपर जो है 1,000 मार्क को जो है इजीली सस्टेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज पहला ऐसा सत्र हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे प्राइजेस ने अच्छी तरीके से मोमेंटम प्ले आउट हुआ है। यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम भी बने हैं मॉर्निंग सेशन में। तो यहाँ पे 1,12,000 की 1,012 की लेवल यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 1,009 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा। 1,018 से लेके 1,020 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। आपको लग रहा है यहाँ से तेजी और बनेगी, थोड़ा सा डिप में मौका मिले 1012 के आसपास तो आप खरीद सकते हैं। 1018 का टारगेट कॉपर को लेकर दे रहे हैं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से जतिन त्रिवेदी भी हैं। जतिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हमारे दर्शकों के लिए आया कीजिए और उन्हें गाइड किया कीजिए। सर, शुरुआत आपसे करते हैं सोने के साथ। सोने में क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है, इस साल की जो तेजी है एक जबरदस्त तेजी है, आप लोगों का क्या नजरिया है सर? आप अपने क्लाइंट को क्या कह रहे हैं गोल्ड पर? विश्व जी, पहले तो आप जब भी बुलाएंगे हम रेडी हैं आपके साथ बात करने के लिए, और दर्शकों के लिए तो सदैव यहाँ पे बैठे हैं सेवा में। तो आप बताइए, आवाज दीजिए, आप आ जाएंगे सेवा करने के लिए। अच्छा, और स्वागत है। अभी जिस तरह से देखिए गोल्ड और सिल्वर ने जो अभी ये रनअप और रैली दिखाई है ना, तो यहाँ पे एक फोमो काइंड ऑफ अ फियर भी है सभी के अंदर की कहीं ये रैली मिस आउट ना हो जाए, और इस रैली को जितनी तेजी में जहाँ पे भी पकड़ सके वैसे पकड़ने की कोशिश जो चल रही है। क्योंकि जो भी लेवल्स रेजिस्टेंस वाले लेवल्स जो भी हम पकड़ के चले, या साइकोलॉजिकल लेवल्स पकड़े, या फिर जो फंडामेंटली जो लेवल्स आने थे वो ऑलरेडी आ चुके थे। फंडामेंटली अगर देखने जाएंगे तो 1 लाख से लेके 1,05,000 के आसपास का लेवल जो था वो एक अच्छा खासा डिसाइसिव लेवल था, जहाँ पर गोल्ड ने कुछ महीनों पहले छुआ था। लेकिन अब ये जो रैली चल रही है वो एक सेंटिमेंटल डीडॉलराइजेशन थीम के पीछे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से जो फॉरेक्स के ऊपर जो रुझान थोड़ा सा कम करना और अदर एसेट्स पे रुझान बढ़ाना, इसके पीछे जो गोल्ड के अंदर ये मोमेंटम बाइंग है, ये उसको चेजिंग रैली चल रही है। अब ये चेजिंग रैली कहाँ पे थमती है वो इतनी आसानी से कहना मतलब इतना आसान काम नहीं होगा कि कहाँ तक ये चेजिंग रैली थमेगी। तो इसको चेस करते हुए एक ही चीज जो है उसको ध्यान में रखना है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग जो है वो यूज करना है। ये आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, जहाँ पर आप एंट्री पॉइंट के हिसाब से देखने जाएंगे तो ये अनिश्चितता बनी है कि कहाँ पे एंटर करें, लेकिन एक जो ट्रेलिंग एसएल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आगे की प्रिडिक्शन अभी $4100 कॉमेक्स पर और 1,25,000 अपने एमसीएक्स पर अपने घरेलू बाजार में ये ओपन अप हो चुके हैं। और ऑप्शंस के माध्यम से इसके अंदर अगर प्ले आउट करने जाते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि रैली जो है वो अंडरलाइन में चल रही है, तो ऑप्शन के माध्यम से आपका रिस्क उसके अंदर मिटिगेट हो जाता है। तो मैं गोल्ड के अंदर 1,23,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसके अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं, इसकी सलाह देता हूँ। 2,500 के आसपास के रेट चल रहे हैं अभी, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 2,200 के नीचे रख के हायर साइड से 2,800 से 2,900 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। ये जो है वो आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से चलना है, 2 से 3 दिनों का व्यू पॉइंट रख के चलना है। इंट्राडे व्यू पॉइंट से ये कॉल नहीं रहेंगे। तो ये व्यू है, ऑप्शंस के जरिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अपनी पोजीशन कैरी ना करें। ट्रेडर्स के लिए यही आजकल ज़्यादातर एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बाजार में इतनी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है कि जो बाइंग साइड में भले ही मोमेंटम बहुत ज़्यादा है उसके बाद भी रिस्क बनता है, तो कैरी ना करें, ये ट्रेडर्स के लिए सलाह है। अगले दर्शक है रितेश जैन है राजस्थान से। सोना कब टूटेगा या ऐसे ही तेज़ी चलती रहेगी? नीचे में सोना कहाँ तक आने की उम्मीद है? आप ही बताइए जतिन जी, क्या लग रहा है, सोना टूटने की संभावना आप देख रहे हैं क्या? अगर टूटता है तो कहां तक नीचे आ सकता है भाव? विश्व जी, देखिए जिस तरह से प्राइस की एक्शन रही है एक गिरावट जरूर आएगी, लेकिन किन लेवल से आती है, हायर साइड में कहाँ तक के एस्केलेशन रहेंगे, ये अभी कहना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। हायर साइड पे एस्केलेशन 1,25,000 जाता है या 1,30,000 जाते हैं, उसके बाद मुनाफा वसूली आती है।
ये इतना आसानी से कहना पॉसिबल नहीं है। इवेंट वाइज इसको देखना जरूरी है। इस हफ्ते जो अभी इवेंट्स है और अभी जो 6 बजे जो जेरोम पवेल की जो स्पीच होगी उसके अंदर भी थोड़े बहुत हिंट्स मिलेंगे कि आगे चलते हुए फेडरल रिजर्व का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। दिसंबर मंथ में एक और कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है क्या, या थोड़ा सा हिचकिचाहट से हॉकिश वे में बात करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो आपको आजकल में दिखने मिल जाएगी। लेकिन सेंटिमेंटली और मोमेंटम वाइज देखने जाएंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास है। पिछले 5-6 साल से ये एसेट क्लास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहा है और अभी भी एक्सपेक्टेशन और रुझान अच्छा ही है। तो जहां तक करेक्शन की बात है, एक चीज बोलूंगा कि लेवल ब्रीच होते हैं उसके बाद आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मंदी में तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि मंदी पकड़ेगी गोल्ड की जो चाल है वो। करेक्शन जो है वो एक मिल सकता है, या तो टाइम वाइज करेक्शन आएगा जहां पर साइड लाइन हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, या फिर थोड़ा फिजल आउट होकर थोड़ा करेक्ट होगा। और एक करेक्शन जो है वो रेट वाइज मैं बता सकता हूँ, 1,19,000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल। 1,19,000 के नीचे अगर फिसल जाता है तो आपको एक शार्प करेक्शन 1,14,000 से 1,15,000 तक देखने मिल सकता है। वरना अगर 1,22,000, 1,21,000, 1,21,000 से लेके 20,000 ये लेवल जब भी आएंगे वापस से बाउंस बैक दिखाएगा गोल्ड जो है वो। इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस देते हुए ध्यान में ये रख के चलना है कि 1,19,000 का आपका इंपॉर्टेंट ट्रेलिंग एसएल है, उसके नीचे एक शार्प फॉल जो है वो शुरू हो जाएगा गोल्ड में। ओके, तो 1,19,000 एक अहम सपोर्ट लेवल है ऐसा लगता है जतिन जी को। अगर वो टूटेगा तब एक शार्प फॉल दिख सकता है जो भाव को लेकर जा सकता है 1,14,000। तो अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल है 1,19,000, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विनोद धुले हैं महाराष्ट्र से, पूछ रहे हैं कि सोने का 5 लाख का टारगेट बताया जा रहा है, क्या ऐसा होगा क्या? जतिन जी, 5 लाख रुपए तक के भी टारगेट आने लगे हैं। इस तरह के टारगेट हालांकि इस तरह के बाजार में आते हैं। हमने क्रूड में भी देखा था, जब रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुए थे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के भी इस तरह के टारगेट आ रहे थे। $400 तक के टारगेट आए थे ब्रेंट के। क्या लग रहा है इस तरह के टारगेट को ध्यान में रखकर क्या ये स्पेकुलेशन बढ़ती है और बाजार में लोगों में एक बाइंग करते हैं, इस लेवल में फंसने का भी उनको डर रहता है? आप क्या कहेंगे सर 5 लाख के टारगेट के बारे में? सर वैसे टारगेट का फिगर तो काफी अच्छा दिया है, 5 लाख एक्सपेक्टेशन है, बट ये नियर टर्म के हिसाब से तो व्यू पॉइंट लेके नहीं चलना है। इसको एक लॉन्गर टर्म होराइजन से अगर देखें तो आते हैं तो बराबर बात है। 10 साल पहले जो भाव था वो 25,000 से 28,000 के आसपास था। कभी किसी ने भी ये नहीं सोचा था, और किसी को अगर हम बोल भी देते कि 1 लाख का गोल्ड का प्राइस होगा तो वो किसी को पागल ही समझ रहा था। तो इस भाव पे अगर 5 लाख का प्रिडिक्शन करना है तो आपको टाइम फ्रेम जो है वो अच्छा खासा देना है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने साल भर का व्यू पॉइंट लेके चलो और बोलो कि 5 लाख तक का टारगेट मिल जाएगा क्या। तो ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट गेन्स होती है। ये बिल्टअप होता है, एक कंडीशनल्स जो है वो बिल्ट होती है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो है वो राइज होती है, इसके कारण से गोल्ड को क्षमता मिलती है कि और आगे बढ़े। अब 10 से 12 साल का अगर कोई व्यू पॉइंट लेके चलता है तो मैं बिल्कुल भी उसको ये सुझाव दूंगा कि हाँ 4 से 5 लाख का रेट आपको दिख सकता है आने वाले सालों में। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से व्यू पॉइंट मत लीजिए सर। इसको इस तरह से बिल्कुल भी आंख के मत चलिए कि बहुत बड़ी गेंस के लिए मुझे लेना है अभी के अभी, क्योंकि आपका जितना स्टेट डेवलपमेंट वाइज उसको आप देखोगे और इन्वेस्टमेंट वाइज उसको होराइजन से धीरे धीरे माध्यम से एसआईपी करोगे अलग अलग रेट में, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते जाएगा। जिस हिसाब से प्राइस की राइज है, यस डेफिनेटली बुलिश रन चालू है इसके अंदर, और एसआईपी के माध्यम से अपने निवेश जो है वो शुरू रखें। एक पॉइंट पे विश्व जी आपको याद होगा कि हमने जो शो किया था तब उसमें एक सवाल ये भी उठा था कि गोल्ड जो है वो 40,000 हो जाएगा, जब 80-85,000 था तभी। तो वो भी एक रुझान था, उसको भी एक सभी लोग ने बहुत ही नेगेटिव ले से लिया था, लेकिन गोल्ड ने अपने आप में एक परफॉर्मेंस दिखाया है और आगे चलते रहा है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फंडामेंटली ड्रिवन रैली और सस्टेनेबल जो रैली है उसको अपने साथ में अपने तरीके से रखना चाहिए और सिप्स के माध्यम से इसके अंदर बने रहे। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ये हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस का टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। खरीदारी या बिकवाली, क्या करना चाहिए? आप बताइए तेजस जी, एनजी में क्या राय बन रही है? हर्ष के लिए क्या सलाह है? देखिए प्राइस जो है अभी काफ़ी अच्छी तरीके से सस्टेन हुई थी, और कल के जो सत्र में इसमें सेलिंग आई है वहाँ पे करीबन 290 के यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट लिया हुआ दिख रहा है।
प्राइसेस फिलहाल के लिए आपकी अपर लेवल के लिए मूव ऑन कर रही है, तो यहाँ पे 296 के लेवल मिलते हैं तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 288 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 312 से लेके 315 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। गुजरात से कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों पर राय चाह रहे हैं, आप बता दीजिए तेजस जी, क्रूड और नेचुरल गैस क्या राय है? ये सर, क्रूड में जिस हिसाब से मोमेंटम हुई थी कल के सेशन में, यहाँ पे इन्वेंट्री के डेटा है, एक्सिट एक्सपेक्टेशंस हुए हैं, काफ़ी अलग तरीके से ये नंबर्स यहाँ पे प्ले आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छी सी एक सेलिंग देखने के लिए मिली थी, उसी के साथ में एक बाउंस बैक भी वापस आया हुआ है उसी डेटा की वजह से। तो यहाँ पर करीबन आज मॉर्निंग के सेशन में भी हम लोग देख रहे हैं कि 5520 जो है एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 5440 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 5680 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। अगले दर्शक है विनय कुमार मिश्रा है लखनऊ से, क्रूड में क्या करे, 5470 पर खरीदा है। जतिन जी बताइए क्रूड में इनको क्या करना चाहिए? 5470 की बाइंग लेवल है। 5470 की बाइंग लेवल जो अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का रिएक्शन है वो रेंज बाउंड है। 5400 से लेके 5700 की जो रेंज है वो क्रूड ने पकड़ी हुई है पिछले कुछ समय से। तो लोअर एंड पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो कहीं ना कहीं 5400 के नीचे का रख के आपको होल्ड करना है इस पोजीशन को। 5620 5650 तक के लक्ष्य जो है आप बनाकर चल सकते हैं। व्यू पॉइंट थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव बना हुआ है मेरा इसके अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर गेन्स की एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि वॉलेटिलिटी के साथ में जरूर रहेगा ये काउंटर। तो लिमिटेड अपसाइड के हिसाब से 5600 के आसपास अपने टारगेट रखिए आप। 5400 का जो आपका एसएल रहेगा 5600-5620 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राइस को लेकर एक अहम खबर आ रही है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देव गर्ग साहब होंगे। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जल्द लौटते हैं, उनसे चर्चा शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। और अब बात कर लेते हैं राइस की। हमारे साथ देव गर्ग साहब मौजूद है, वीपी हैं IREF के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर पहली खबर तो ये होगी कि एपेडा को नॉन बासमती चावल रजिस्ट्रेशन फी जो लगती है उसका 30% एपेडा को रखने को मंजूरी दे दी गई है, और नॉन बासमती राइस एक्सपोर्टर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 8 रुपये प्रति टन प्लस GST है। हालांकि इसमें बासमती जो एक्सपोर्टर्स है उनका कहना है कि एक पैरिटी होनी चाहिए। सर इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम बात करें तो हमें पहले एनालाइज ये करना पड़ेगा कि ये फंड की क्या पोजीशन थी इस चेंजेस से पहले। इस चेंज से पहले जो बासमती के ऊपर फीस थी वो 30 रुपए पर टन की थी। उस 30 रुपए पर टन की फीस को बढ़ा के 70 रुपए पर टन पे कर दिया गया है, जिसके अंदर 50-50 की शेयरिंग है, जिसमें 50% जो अमाउंट है वो अपीडा रिटेन करता है अपनी एक्टिविटीज के लिए, और 50% जो फंड है वो BEDF बासमती डेवलपमेंट फंड के पास जाता है, जो वो बासमती की प्रमोशन के लिए और उस फंड की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है पैसा। नॉन बासमती राइस के केस में ये जो फीस है वो 8 रुपए पर टन फिक्स करी गई है, जिसमें ये शेयरिंग रेशियो 70-30 रखा गया है। 70% फंड के पास जाएगा और 30% अपीडा के पास रहेगा। इसके दो मेन कारण है किस वजह से ये डिस्टिंक्शन और ये डिस्पैरिटी अराइज हुई है। जो नॉन बासमती का फंड है वो अभी नया फंड है, उसमें कई सारे इनकॉर्पोरेशन इंसेप्शन के खर्चे हैं उस फंड को चालू करने के लिए। और इसका कंपैरिजन में जो बासमती का फंड है वो काफी पुराना फंड है, वो पिछले 25-30 साल से चल रहा है, जिस वजह से 50-50 का रेशियो रखा गया है। बासमती की केस में अपीडा कई तरीके की स्कीम्स देता है जो बासमती राइस के एक्सपोर्टर्स के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल होती है। पीछे हमने देखा कि मार्केट डेवलपमेंट स्कीम, मशीनरी परचेज स्कीम, लैब क्वालिटी इक्विपमेंट डेवलपमेंट स्कीम, कई तरीके की स्कीम अपीडा डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करता है जो बासमती राइस के एक्सपोर्टर्स के लिए टारगेटेड है, और वही एक्सपोर्टर्स उसका ज्यादातर फायदा उठाते हैं। नॉन बासमती राइस के केस में इस तरीके की स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के ओपिनियन में जो भी डिसीजन अपीडा ने लिया है वो इंडस्ट्री के हित में है, और उससे एक्सपोर्टर्स के वेल बीइंग के ऊपर कोई खास असर नहीं आएगा। अगर हम इतना पुराना कंट्रोल की बात करें तो दोनों कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपीडा के पास ही है। जहां तक हम नॉन बासमती डेवलपमेंट फंड की बात करें तो उसके चेयरपर्सन भी अपीडा चेयरमैन है, और बासमती डेवलपमेंट फंड की बात करें तो उसके चेयरमैन भी अपीडा चेयरमैन है।
तो और अपीडा के चेयरमैन अपीडा की सारी एक्टिविटीज को भी देखते हैं। जब तीनों जो बॉडी आपने है, सही कहा कि ये नया फंड है, आप इतने सालों से चला रहे हैं नॉन बासमती में, तो वहां 50-50 और इससे पैरिटी तो नॉन बासमती और बासमती की हो ही नहीं सकती। बासमती के लिए तो ये बहुत पुराना है। सर एक सवाल अब एक्सपोर्ट को लेकर, एक्सपोर्ट मार्केट का क्या आउटलुक लग रहा है आपको? सर भाव तो काफी नीचे आ गए थे, क्या कुछ सुधार लग रही है अब आगे के लिए? देखिए अगर भाव की बात करें तो पिछले 8 महीने में राइस मार्केट में लगभग 40% रेटों में गिरावट है। पर अगर इमीडिएटली बात करें तो पिछले 2 या 3 दिन के अंदर हमने थोड़ा सा महसूस करा है कि मार्केट में थोड़ी सी जान दोबारा आई है। $25-30 मार्केट ऊपर गई है। पर आने वाले समय में जो इंटरनेशनल मार्केट की हालात है, जिसके अंदर हर कंट्री के अंदर, थाईलैंड के अंदर, पाकिस्तान में, वियतनाम में, इंडिया के अंदर इतना सरप्लस स्टॉक सिचुएशन है कि ये रेट को सस्टेन होना बहुत ही टफ है। और हमारी ये उम्मीद है और हम सारे एक्सपोर्टर्स को यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आने वाले समय में मार्केट काफी नीचे आ सकती है। तो उनको अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी और सेलिंग स्ट्रेटेजी पे खास ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी एक्सपोर्टर को या कोई भी ट्रेडर को बहुत हैवी स्टॉक पोजीशन रखने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन करा गया है 30 अक्टूबर को, कि जो सरप्लस स्टॉक सिचुएशन हिंदुस्तान में क्रिएट हो गई है उसको हम नई मार्केट्स के अंदर एक्सपैंड कर पाए। जैसे आज हम बात करें मलेशिया की, इंडोनेशिया की, फिलीपीन की, ये देश काफी भारी मात्रा में चावल का इंपोर्ट करते हैं, पर इंडिया का शेयर उनके टोटल इंपोर्ट शेयर के अंदर काफी मिनिमल है। तो आज की ये जरूरत है कि ये सिचुएशन के अंदर जब रेट्स काफी नीचे आ गए हैं, उसके अंदर हम ये सारे एक्सपोर्टर्स इस सिचुएशन का फायदा उठाए और नई मार्केट्स के अंदर इंडियन राइस को प्रमोट करें। ये सही एक बात बहुत है, ही बिल्कुल सही बात है। और आप लोग लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस है उसके जरिए आप लोग नए मार्केट तलाशें और यहाँ के किसानों को भी उसके जरिए आप लोग मदद करवाएं। शुक्रिया आपका देव जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया क्या मार्केट का आउटलुक है। लेकिन चलिए एक और अहम खबर है शुगर को लेकर। शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत दिसंबर के बाद मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इस पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ इस्मा के डीजी दीपक बलानी जी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने वक्त निकाला है। बताइए सर, एक्सपोर्ट की इजाजत क्या दिसंबर के बाद मिल जा सकती है या उसमें और देरी लगने की उम्मीद है? नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार पहले इसका मैं पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। हाँ। तो जैसे कि हमारा अनुमान है कि लगभग 349 लाख का ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन होगा 25-26 में। और अभी आपने देखा है कि इथेनॉल के जो ऑफर्स आए हैं वो 1050 करोड़ लीटर का जो टेंडर था उसके सामने लगभग 1790 करोड़ लीटर का ऑफर आया है, जिसमें कि शुगर सेक्टर से लगभग 472 करोड़ लीटर का आया है और बाकी ग्रेन से आया है। तो पहले तो मैं इस मुद्दे को एड्रेस करना चाहूंगा कि अगर 20% के ऊपर हमारा जो E20 है उसके ऊपर लगभग रिक्वायरमेंट 1100-1150 करोड़ लीटर की है और अगर आज ऑफर लगभग 1800-1900 करोड़ का आ रहा है तो एक इसमें तो मतलब ये लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री की कैपेसिटी बहुत आगे है। तो ये बहुत एक तरह से अच्छी बात भी है और एक इसका फ्लिप साइड भी है कि क्योंकि अब 20% का ही कमिटमेंट है तो अलॉटमेंट लगभग 1100 करोड़ लीटर का ही होगा। इसका मतलब लगभग 600-700 करोड़ लीटर अनअलॉटेड जाएगा। मतलब कई जो मिल्स हैं वो अंडर कैपेसिटी काम करेंगी। इसमें वायबिलिटी बहुत बड़ी इशू बन जाएगी। तो आपके जरिए मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब क्योंकि हमने 20% अचीव कर लिया तो अब हमें कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। तो कम से कम ब्लेंडिंग बढ़ाना और फ्लेक्स फ्यूल स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल लाएंगे तभी जाके ये जो हमारी कैपेसिटी है वो यूटिलाइज होगी और आगे इंडस्ट्री की वायबिलिटी सस्टेन्ड रहेगी। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि अभी अलॉटमेंट फाइनल नहीं हुआ है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि लगभग एस्टीमेट है कि लगभग 40 लाख टन का जो डाइवर्जन इथेनॉल में होगा। तो अगर आप 349 लाख टन का ग्रॉस प्रोडक्शन में से 40 लाख टन निकाल देंगे और लगभग अगले साल 285 लाख के आसपास कंजम्पशन है तो हमारे पास 20 लाख टन का रूम एक्सपोर्ट के लिए है। और एक विंडो हमें लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 4 महीने की विंडो लगभग जनवरी टू अप्रैल मिलेगी। बट सरकार से हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप जो अनाउंसमेंट है उसकी अभी जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि उसके लिए जो जिसको रॉ शुगर बनाना है उसकी प्लानिंग भी हो सके सीजन से स्टार्ट। तो और जो भी एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं या जो भी प्रोसेस लगता है तो जैसे ही एक्सपोर्ट खुलेगा
तो हमारा जो चीनी है वो एक्सपोर्ट हो सकता है। तो 20 लाख टन की हमने रिक्वेस्ट की और हमने सरकार से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि इसे आप जल्दी से जल्दी अक्टूबर एंड में या नवंबर में परमिशन दे दीजिए। एक्सपोर्ट, फिजिकल एक्सपोर्ट कैन स्टार्ट मे बी फ्रॉम 1 जनवरी। करते हैं कि सरकार आप लोगों की डिमांड को पूरा करे और सेक्टर की रीरेटिंग वापस से हो। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने हमारे दर्शकों को स्थिति बताई। चलिए, वक्त है शो को यहीं ख़त्म करने का। तेजस जी, जतिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और इस शो को यहीं ख़त्म करेंगे। ब्रेक के बाद बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ET Now संदेश में।